हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे अबाउट कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम जीएसटी के अंदर स्मॉल टैक्स पेयर के लिए एक वरदान स्वरूप होती है। कंपोजिशन स्कीम न होती तो छोटे व्यापारियों का सिरदर्द प्रतिदिन बढ़ता और उसको सही करने के लिए कोई दवाई काम नहीं आती। दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम एक ऐसा तरीका है जिससे आप जीएसटी के अंदर रहते हुए जीएसटी से परेशान नहीं होंगे। आपके ग्राहक को भी ऐसा लगेगा कि वो सस्ता माल खरीद रहा है और आपको भी बेचते वक्त ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर जीएसटी का कोई सिरदर्द नहीं है। ना तो हर महीने रिटर्न भरना, ना हर महीने टैक्स भरना, ना ही आपको कोई इनवॉइसेस काटना, ना मोटे मोटे अकाउंटिंग करना। ये सब दर्द दूर हो जाने वाली अगर कोई स्कीम है तो उसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम एक सिस्टम है जीएसटी के अंदर जिसको अपना सकते हैं छोटे टैक्स व्यापारी। छोटे व्यापारी मतलब जीएसटी के अंदर जो उनको परिभाषित किया गया है, आई टेल यू कि छोटा व्यापारी किसे कहते हैं। लेकिन कंपोजिशन स्कीम एक लाइन अपने मन में रट लीजिए कि ये वरदान है छोटे व्यापारियों के लिए, चाहे वो गुड्स के हो, सर्विस के हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, कुछ भी हो। कोई एक जमाना था कि जब सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये स्कीम नहीं होती थी। एक जमाना था जब बहुत लिमिटेड स्कोप था इस स्कीम का। अब तो ईश्वर कृपा से अच्छा स्कोप है। एक एक करके आइए, इनके बारे में जितनी भी बातें हमें करनी है वो कर लेते हैं और फिर कुछ सवाल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली फॉर कंपोजिशन स्कीम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कंपोजिशन स्कीम होती क्या है। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग डाल दीजिए सब लोग। लिखेंगे व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम। बहुत रिलैक्स होकर पढ़िएगा, ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन स्कीम किसको कहते हैं, एक एक करके इसके बारे में बातें समझते हैं। पॉइंट 1, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैन बी टेकन। पॉइंट 1 लिखिएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैन बी टेकन। हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं अंडर 2 डिफरेंट स्कीम्स। अंडर 2 डिफरेंट स्कीम्स। हम 2 अलग अलग प्रकार की स्कीम्स में जीएसटी रजिस्ट्रेशन दोस्तों ले सकते हैं। 2 अलग अलग प्रकार की स्कीम्स। पॉइंट 2 लिखिए, दे आर एज फॉलोज। दे आर एज फॉलोज। क्या क्या है वो स्कीम? पहला होता है रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम। और दूसरी होती है कंपोजिशन स्कीम। क्या सर कोई तीसरी भी होती है? कैसी बदमाशी भरी बातें करते हो आप लोग। मैंने ऊपर लिखा है कि केवल 2 ही स्कीम्स होती हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय, एक रेगुलर और एक कंपोजिशन। आपकी चॉइस है कि आप कौन सी स्कीम लेना चाहते हो। रेगुलर स्कीम में कोई बंधन नहीं है। कंपोजिशन स्कीम में बहुत सारे नियम कायदे हैं जिनको आपने मानना होगा। You have to check that you must be a small taxpayer, only then you can go for composition scheme. क्योंकि ये पैकेज बेनिफिट है तो ये सबको प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशंस, कुछ एलिजिबिलिटी है, वो विल सी टू इट। लेकिन रेगुलर स्कीम इज ओपन फॉर ऑल ऑब्वियसली। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3, रेगुलर स्कीम is a scheme open for all. Regular scheme is a scheme open for all. ये सबके लिए है, कोई भी इस स्कीम को प्राप्त कर सकता है। This is also called a by default system. बाय डिफॉल्ट सिस्टम मतलब अगर हम सिलेक्ट ना करें तो रेगुलर स्कीम हमें प्राप्त होगी। सर क्या होता है रेगुलर स्कीम में?
और क्या होता है कंपोजिशन स्कीम में, आई टेल यू भाई, बिल्कुल बेफिक्र रहें। रेगुलर स्कीम सबके लिए उपलब्ध है, बस कंपोजिशन स्कीम में ऐसा है कि वो सबके लिए नहीं है। कंपोजिशन स्कीम is available only for small taxpayers, only for small taxpayers। तो ऑब्वियसली अपने को समझना पड़ेगा कि स्मॉल टैक्सपेयर कौन होता है, वो हम आगे समझेंगे, अलग हेडिंग आएगी उसकी। लेकिन ये पक्का है कि कंपोजिशन स्कीम सबके लिए नहीं है, ये केवल स्मॉल टैक्सपेयर्स के लिए है, केवल छोटे व्यापारियों के लिए है, ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है। राइट, पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 5 पर, दिस स्कीम इज डिजाइन्ड टू रिड्यूस compliance burden, designed to reduce compliance burden on the small taxpayers। भाई छोटी दुकान चलाता है कोई व्यापारी, छोटा शोरूम है उसका, या कोई छोटा सर्विस प्रोवाइडर है, वो कह रहा भाई मैं अपने व्यापार पे ध्यान दूं या तुम्हारे कागज पत्तर पे ध्यान दूं, तुम्हारे इतने सारे तो झंझट है, ये वाला महीने में रिटर्न भरो वो भी दो, राइट, उसकी पोर्टल पे लॉग इन करो, और ये अकाउंटेंसी बनाओ, और ये इनवॉइस बनाओ, अकाउंटेंट को हायर करो, पता नहीं कितने खर्चे लगने लगते हैं दिमाग में। कंप्लायंस, अकाउंट्स, बुक कीपिंग कोई सस्ती थोड़ी है दोस्तों। भाई हम और आप महंगे लोग हैं, आप जानते हैं। प्रोफेशनल्स की पेमेंट मोटी, प्रोफेशनल्स का जो सिरदर्द है वो छोटे व्यापारी के लिए बहुत बड़ा साबित हो जाता है। तो वो चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे ऊपर जीएसटी का नॉन कंप्लायंस का आरोप भी ना लगे। भाई छोटा व्यापारी कह रहा है मैं बेदाग रहूं, मेरे ऊपर इस बात का आरोप ना लगे कि तू जीएसटी नहीं फॉलो करता, और मेरे को जीएसटी के ज्यादा जो झंझट है उससे मुक्ति भी मिल जाए। तो सरकार कह रही है हमारा ये वाला पैकेज ले लो, फ्री का मिलता है, ये वाला पैकेज सिर्फ छोटे व्यापारियों के लिए, अगर ये ले लोगे तो आप बच जाओगे। ठीक है, हाँ जी। फॉलोइंग मेजर benefits arise if a person gets registered in this scheme. If a person gets registered under this scheme, अगर एक व्यक्ति इस स्कीम में रजिस्टर हो जाता है तो उसको मोटा मोटा क्या क्या फायदा मिलने लगता है वो अपन यहां पे लिखेंगे। What exact the benefit does he start getting, वो थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या क्या बेनिफिट उसको प्राप्त होने लगते हैं। पहला सबसे बड़ा फायदा, need not to collect tax from customers। वाह, इससे बड़ा कुछ होगा? हमें ग्राहक से टैक्स नहीं कलेक्ट करना। मतलब जो ग्राहक जैसे 100 रुपए का सामान बेचो और 18 रुपए का जीएसटी लग जाता उस पे, तो ग्राहक कह रहा अरे यार 118 का हो गया, डिस्प्ले पे तो 100 रुपया लिखे थे, मैं तो 100 ही लेकर आया। अब उस कस्टमर को कैसे समझाओ भाई जीएसटी नामक देवी हमारे सिर पे रहती है हमेशा, जीएसटी हमें सरकार को पे करना होता है तो हमें ग्राहक से लेना भी होता है। सरकार कह रही बेटा तू तो छोटा व्यापारी है, चल छोड़ जाने दे, तू 100 रुपए का आइटम 100 रुपए का बेच दे कस्टमर को। वाह, मतलब सर कस्टमर से जीएसटी नहीं लेना ना, ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो है ही, क्या करें, बढ़िया सिस्टम है। पहला बढ़िया समझ आया आपको। नीड नॉट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर, ग्राहक से साहब टैक्स ही नहीं लेना, और जब टैक्स नहीं लेना तो टैक्स इनवॉइस भी नहीं देना, ये भी बढ़िया हो गया। लिखो भाई, बी लिखो, नीड नॉट टू इशू टैक्स इनवॉइस। अरे नीड नॉट टू क्या होना तो यही चाहिए, कैन नॉट इशू। तुम इशू कर कैसे लोगे
भाई टैक्स इनवॉइस तो वो आदमी इशू करेगा ना जिसने सामने वाले से टैक्स वसूला। जब तू टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर रहा तो तू टैक्स इनवॉइस कहां से दे देगा? ये देखो आप, नीड नॉट टू इशू टैक्स इनवॉइस, पल्ले पड़ा कुछ? गुड। नीड नॉट टू फाइल मंथली रिटर्न। वाह, इसे कहते हैं सुकून के पल। हर महीने तारीखें याद रखो, जीएसटी कब भरना है, उसके रिटर्न फाइलिंग की डेट याद रखो। फिर कभी एक्सटेंशन मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, उसकी पेनल्टी पे करते फिरो। सिरदर्द तो है ही यार कंप्लायंस का, या रिटर्न ही नहीं भरने की जरूरत। नीड नॉट टू मेंटेन मच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। देखो भाई, कुछ तो रखने ही पड़ेंगे, और फिर कुछ तो तुम खुद भी रखना चाहोगे। तुम जानना तो चाहते होगे कि तुमने कितना लगाया, कितना कमाया, क्या परिस्थिति है। नीड नॉट टू मेंटेन मच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। कुछ तो करना ही है, ऐसा नहीं है कि साहब कुछ भी नहीं कर सकते। नीड नॉट टू मेंटेन मच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। सोचिए फायदा कितना सारा है, राइट? कितना अच्छा, मतलब आप सिनेरियो देखिए, राइट? Need to file just one annual return. Need to file just one annual return in the complete year. In the complete year. कोई और फायदा तो मिस नहीं कर रहा मैं? ये तो आपने लिख लिया होगा। कंपोजिशन के फायदे देखो, लेसर कंप्लायंस, लिमिटेड लायबिलिटी, हाई लिक्विडिटी। हाँ ठीक है, तो ये जो मैंने आपको लिख के दिए, बस ये बहुत फायदे हो गए। ये सारे फायदे सोचो आपको मिलने लगेंगे अगर आप कंपोजिशन में आ जाते हो। अब कंपोजिशन में आ जाओ, इससे बढ़िया क्या है। लेकिन वो क्या कहते हैं, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। वो कहते हैं ना कि दूर से तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही लगता है, जब नजदीक जाओ तब नजर आता है कि फूल के साथ कांटे भी हैं, कमल के साथ कीचड़ भी है, थोड़ा प्लस के साथ माइनस भी है। तो मैं आपको माइनस वाली साइड भी लिखवा देता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी परेशानियां हैं अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आते हैं, क्योंकि वो बात अलग है कि आपके मुताबिक परेशानियां हैं लेकिन छोटी मोटी हैं, चल कोई बात नहीं। हम जो बड़ी दिक्कतें हैं वो तो कम से कम सॉल्व हो गई, जो बड़े फायदों की लिस्ट है कम से कम वो तो मिल गई। वो आपको जज करना है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आपको करवाऊंगा, अभी कर लेंगे। उसमें देखना, वो पूछेगा तुमसे कि कौन सी स्कीम बढ़िया है, कंपोजिशन बढ़िया है कि रेगुलर वाली बढ़िया है। अब अपने मन से डिसाइड नहीं करना, एक्चुअल कैलकुलेशन होगी कैलकुलेटर पे, तुम देखना उसमें रेगुलर वाली स्कीम बढ़िया निकल रही है। तो वो तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, अलग अलग एंगल के हिसाब से आप सोच सकते हो। चलो खैर, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 पर आते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द डीमेरिट्स Following are some of the demerits of composition scheme. Following are some of the demerits of composition scheme. नीचे दिए गए कुछ demerits भी हैं composition scheme के, भाई जो as usual वो आएगा तो उसके साथ आएंगे ही आएंगे। पहली demerit बहुत बड़ी demerit है दोस्तों, बहुत बड़ी। पहला, cannot take cannot take ITC on inward supply। वाह, ये है बुराई नंबर 1। एक जो कंपोजिशन डीलर है वो कोई ITC नहीं ले सकता। अरे तो ITC कहां से लोगे यार, जब तुम्हारे पास आउटपुट टैक्स ही नहीं है तो ITC कहां से माइनस कर लोगे? कस्टमर से टैक्स लेते,
कस्टमर से आपने टैक्स वसूला, आउटपुट टैक्स नाम से आ गया। उसी में से तो ना आप इनपुट टैक्स माइनस करते हो। जब आपके पास आउटपुट टैक्स ही नहीं है तो फिर कहां से क्या माइनस कर लोगे आप? कोई आईटीसी अवेल नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, पहली बड़ी बुराई के बाद दूसरी बड़ी बुराई, हैज टू पे टैक्स फ्रॉम ओन पॉकेट। इसमें ब्रैकेट में मैं एक बात बताना चाहता हूं, ऑल्दो टैक्स रेट्स आर नॉमिनल बट आर प्रेजेंट। क्या मतलब इसका? अरे इसका मतलब यह है कि सरकार ने असल में सिस्टम यह बनाया है दोस्तों, कंपोजिशन का थोड़ा राज खोलूं आपके सामने, कि ग्राहक से टैक्स मत लो। जैसे मान लो 100 रुपए का सामान बेचते हो, 18 रुपए टैक्स लेते हो ग्राहक से, ग्राहक को 118 रुपए पे करने पड़ते हैं। ग्राहक से मत लो 18 रुपए, 100 रुपए लो उससे। इस 100 रुपए पर 1 रुपया, एज द केस में भी अलग अलग दिखाऊंगा आपको क्या क्या रेट है। 1 रुपया फॉर एग्जाम्पल सरकार कह रही है व्यापारी से, बेटा तू अपनी जेब से दे दे। व्यापारी कह रहा है उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? सरकार कह रही बेटा अभी तो राघव सर ने फायदे गिनवाए, वो सारे फायदे तुझे मिल जाएंगे, उसके बदले बस तुझे हल्की सी पेमेंट एक्स्ट्रा ही तो करनी है। मतलब व्यापारी अपनी जेब से पैसे देगा टैक्स के सरकार को। हाँ वो नॉमिनल है बट है, यही लिखा मैंने। अब दोबारा समझाऊं, आप ग्राहक से टैक्स लेते तो 100 रुपए के माल पे 18 रुपए टैक्स फॉर एग्जाम्पल लेते तो 118 पे करना पड़ता ना ग्राहक को। यहां पर आपको 100 रुपए के सामान बेचते वक्त 100 रुपए लेने, आप 100 रुपए के ऊपर 1%, 1 रुपया फॉर एग्जाम्पल टैक्स अपनी जेब से पे कर दीजिए। तो आपने 100 रुपए कमाए, 1 रुपए आपकी कॉस्ट हो गई, 99 रुपए का आपने कमा लिया। और क्या है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बदले फायदे तो कई सारे मिले आपको। तो बुराई जो है आईटीसी हमें नहीं मिलता, बात सही है। और ये क्या कहते हैं उसे, टैक्स अपनी जेब से देना पड़ता है। एक दो और बता रहा हूं, ये क्लियर हो गई बात। चलो सी पॉइंट, तीसरी बुराई, हैज टू डू बिजनेस ओनली इंट्रा स्टेट। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई is prohibited but interstate inward supply is allowed. Interstate inward supply is allowed। क्या मतलब भाई, यहां ध्यान से जरा समझिए कि क्या है कि अगली बुराई यह है कि आपका व्यापार, भाई क्योंकि आप छोटे व्यापारी हो, आपको परेशान होना भी नहीं चाहिए इस बुराई से कि आपका व्यापार सीमित स्थानों पर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान में हैं तो राजस्थान के अंदर ही रहेंगे आप अपनी माल की गाड़ी या अपनी सर्विसेज राजस्थान के बॉर्डर से बाहर नहीं भेज सकते। खबरदार जो कुछ और बेचा कहीं और बेचा। और से सर हमारा रॉ मटेरियल तो मध्य प्रदेश से आता है, खरीदने कौन मना कर रहा? विदेश से खरीद लो, खरीदने में बुराई नहीं है। दूसरे राज्य से इनवर्ड अलाउड है, दूसरे राज्य को आउटवर्ड अलाउड नहीं है। समझ आया? चलो अगली बुराई, he cannot operate as a casual taxable person and non-resident taxable person। अब ये कोई बुराई थोड़ी है। मतलब अगर आप कंपोजिशन हो तो फिर आप कैजुअल वाला रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, या यूं कह लीजिए कि नॉन रेजिडेंट आदमी को कंपोजिशन वाला स्कीम नहीं प्राप्त हो पाता। ये एक बुराई है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मत बनो भाई, दूसरे राज्य में जाकर माल क्यों बेच रहे हो? तुम तो छोटे व्यापारी हो, सो कॉल्ड छोटे व्यापारी, तुम्हें बड़ा बनना है।
तो ये वाली स्कीम छोड़ दो, कौन मना कर रहा अपने हाथों में स्कीम रखने के लिए? कुछ जबरदस्ती थोड़ी भाई। ठीक है, समझ आया? क्लियर? ही मस्ट फुलफिल, आखिरी बुराई, he must fulfill obligations of being a composition dealer. Of being a composition dealer. क्या मतलब? ये कोई बुराई थोड़ी हो तो मैंने लिखवा दी किताबों में, मेरे सामने रखी हुई है, तो ये लिख लो पहले। He must fulfill obligations of being a composition dealer। अब एक बात समझो, ये तो ऐसे हो गया कि मैं चेयर की बुराई करूं, कुर्सी की। मैं कह रहा हूं कुर्सी की बुराई बताओ, बच्चा कह रहा है सर क्या बताऊं, कुर्सी पे बैठने के लिए ना पैरों को मोड़ना पड़ता है। अरे भाई तो मत बैठ कुर्सी पे। जिस स्कीम में आप रहेंगे उस स्कीम की ऑब्लिगेशंस का पालन तो आप ही करेंगे, कोई और आके करेगा? जिस स्कीम में आप हैं उस स्कीम की ऑब्लिगेशंस का पालन करना, मेरी नजरों में उसकी कोई बुराई नहीं है। तो ये स्कीम के बारे में मोटा मोटा आपको कुछ समझ आया हो तो बड़ी बात ये आप अपने मन में स्वीकार करें कि ये स्कीम जो है केवल छोटे व्यापारियों के लिए। छोटा व्यापारी किसे कहते हैं मैं भी लिखवाऊंगा। इस स्कीम के ये सब फायदे हैं, इस स्कीम की ये सब बुराइयां हैं, और इसमें जो आखिरी बुराई थी कि इस स्कीम में आने वाले आदमी को अपने हिसाब से व्यापार करने की इजाजत नहीं है, कुछ शर्तें उसको माननी पड़ती हैं। तो उसकी भी हमारे पास एक अलग से हेडिंग होगी जिसमें हम ये सीखेंगे कि क्या क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं इस कंपोजिशन स्कीम में डील करने वाले व्यक्ति की। ठीक है, सबसे पहले अब आज की क्लास में अगली जो हमारी हेडिंग है वो हम ये सीखते हैं कि कंपोजिशन स्कीम क्योंकि स्मॉल टैक्स पेयर को अलाउड है, तो स्मॉल टैक्स पेयर किसे कहते हैं वो अब जरा समझना शुरू करते हैं। ठीक है ना? व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम तो हेडिंग हो गई। अब हम जरा लिखना शुरू करते हैं। Who is a small taxpayer? Who is a small taxpayer? Right? अब इसमें एक बात समझो। Who is a small taxpayer की पहले तो आप थोड़ी कैटेगरी समझ लो। Who is a small taxpayer? सबसे पहला, सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ सर्विसेज। इस प्रकार दो भागों में हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप गुड्स के सप्लायर हैं तो कितने रुपए का? 75 लाख रुपीस मैक्सिमम टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर होना चाहिए, तब आपको स्मॉल टैक्स पेयर बोलेंगे। फॉर 8 स्पेसिफाइड स्टेट्स। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या लिखा है। यदि आप गुड्स के व्यापारी हैं, आप गुड्स बेचते हैं, तो फिर क्या होगा? भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें 8 राज्य ऐसे हैं जिनके लिए 75 लाख रुपीस की लिमिट है। प्रीवियस ईयर का 31 मार्च तक का आपका टर्नओवर 75 लाख रुपए तक यदि है तो आप कंपोजिशन में आ सकते हैं, अन्यथा माफ कीजिएगा ये स्कीम आपके लिए नहीं है, ये दरवाजे आपके लिए बंद है। अच्छा, बाकी भारत की बात करें तो रुपीस 1.5 करोड़ मैक्सिमम टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया। फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया। समझ आ गई बात? क्लियर हुई बात? आराम से इसे समझ लो। 8 राज्यों के लिए 75 लाख है और बचे हुए पूरे भारत के लिए 1.5 करोड़ इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर।
सर टर्नओवर में क्या जोड़ेंगे क्या नहीं जोड़ेंगे? देखो भाई, मुझसे स्पीड में नहीं चला जाता, धीरे धीरे तुम 2x करके देख लेना वीडियो, ठीक है? लेकिन अभी रिलैक्स होके चलो भाई, धीरे धीरे, बिल्कुल ये समझ करके एग्जाम आज से 5 साल बाद, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझते पे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं ले सकते आप। कॉन्सेप्ट को एंजॉय करना पड़ता भाई। कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसी अंडरस्टैंडिंग करनी होती है कि कल को आप लोग प्रैक्टिस में जाओगे या जॉब में जाओगे, जहां पर भी हो, तो आप प्रोफेशनल ना। तो फिर कल को किसी कंपनी का तुम तो बेड़ा गर्क कर दोगे, ये सब ऊपर ऊपर से समझ लोगे, तो बिल्कुल डीप डिगिंग करनी है अपने को, गहराई। खैर, 75 lakhs मैक्सिमम टर्नओवर, ठीक है, फॉर 8 स्पेसिफाइड स्टेट्स। फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया, बचे हुए भारत के लिए 1.5 करोड़ रुपए मैक्सिमम टर्नओवर हमारा होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? गुड, वेरी नाइस। अगर हम सप्लायर ऑफ सर्विस हैं तो क्या करें? अगर हम सप्लायर ऑफ सर्विस हैं तो हमारी सर्विस को 2 भागों में बांटा जाना चाहिए। एक रेस्टोरेंट सर्विस और एक अदर सर्विसेज, ऐसे लिखते थे। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस में हैं तो फिर क्या होगा? रुपीज 1.5 करोड़ मैक्सिमम टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है? और अदर सर्विसेज अगर आप हैं तो रुपीज 50 lakhs मैक्सिमम टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर तो अपने को पता ही है। ये चित्र पूरा पहले कॉपी कर लीजिए, फ्रेम से मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट वगैरह तो खैर हो नहीं पाता होगा, लेकिन एक बार इसको देख लीजिए। हो गया? अब अपने सामने एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो 8 राज्य हैं 75 lakhs वाले, वो कौन कौन से हैं? क्योंकि बाकी भारत तो अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, वो 8 राज्य लिख लेते हैं। हु इज अ स्मॉल टैक्स पेयर के नीचे, हु इज अ स्मॉल टैक्स पेयर के नीचे कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। सबसे पहली बात, 8 स्पेसिफाइड स्टेट्स आर एज फॉलोज। एट स्पेसिफाइड स्टेट्स आर एज फॉलोज। मैं नाम लिखवाता हूं, आप नोट कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सेकंड इज उत्तराखंड, थर्ड इज मणिपुर, मेघालय, फिर उसके बाद मिजोरम, नागालैंड, फिर उसके बाद सिक्किम, और अंत में है त्रिपुरा। ठीक है भाई? तो पहली बात जो हमें समझ आई वो ये कि टर्नओवर जो 1.5 करोड़ या 75 lakhs देखना है, वो सब कुछ गुड्स के चक्कर में है। गुड्स में ऐसा है कि 2 अलग अलग जगह पर है। 8 स्पेसिफाइड स्टेट 75 lakhs और फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया 1.5 करोड़। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, जो रेस्टोरेंट सर्विस है उसके अंदर भी ये बात हमें लिखनी चाहिए थी, चित्र में आ नहीं पा रही। रेस्टोरेंट सर्विस में भी याद रखना है, यहां पर लिख लीजिए रुपीज 75 लाख, रुपीज 75 लाख फॉर 8 स्टेट्स। ठीक है भाई? मतलब रेस्टोरेंट और अदर सर्विसेज में जो अदर सर्विसेज हैं वो तो सब जगह 50 लाख है पूरे भारत में, फॉर एंटायर इंडिया, फॉर एंटायर इंडिया, राइट? लेकिन ये जो था वो 75 lakhs फॉर 8 स्टेट्स और बाकी सबके लिए 1.5 करोड़। पहले बताओ, ये बात क्लियर हो गई? ये हमने लिख लिया यहां पर सब कुछ। बताओ, कंफर्म्ड, क्लियर हो गया? पक्का समझ आ गई?
अब दूसरा सवाल ये उठता है कि ये जो अमाउंट्स जोड़े जाते हैं, इनके जोड़े जाने में क्या क्या ऐड करा जाता है, क्या क्या नहीं ऐड करा जाता, मतलब टर्नओवर के कंपोनेंट्स क्या हैं। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पूछना चाहिए इस सवाल पर कि टर्नओवर में क्या क्या जोड़ा जाता है, क्या मतलब टर्नओवर मतलब सेल्स, तो सेल्स ही तो जोड़ी जाएगी। लेकिन दोस्तों कई प्रकार की सेल्स है, जो आप अभी आप चेक करोगे कि कई प्रकार की सेल्स है जो आपका दिल करेगा कि नहीं ये थोड़ी जुड़नी चाहिए, ये थोड़ी जुड़ती है, लेकिन वो भी यहां पर जुड़ जाती है। तो अपने को देखना है कि टर्नओवर में जब आप एडिशन करेंगे, जब आप 1.5 करोड़ 75 लाख या 50 लाख का अमाउंट चेक करेंगे कि इतना टर्नओवर किसी का है या नहीं, तो उसमें क्या क्या प्लस करना है और क्या क्या प्लस नहीं करना। हमेशा क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, ये प्लस करना है, ये माइनस करना है। अरे प्लस करना है या प्लस नहीं करना है ये ध्यान रखना है, माइनस मत कर देना कुछ। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूं पॉइंट नंबर 2। ये हमारा टॉपिक का नाम था ना, हु इज अ स्मॉल टैक्स पेयर। हमने टर्नओवर का अमाउंट देख लिया, हमने थोड़ी एक्सप्लेनेशन शुरू करी, उसमें पॉइंट नंबर 2, टू वेरीफाई amount of turnover for the purpose of checking eligibility, for the purpose of checking eligibility, comma, following manner shall be adopted. Following manner shall be adopted. Following manner shall be adopted to compute turnover. Following manner shall be adopted for computing turnover. एक तरफ है items to be added और दूसरी तरफ लिख देंगे आइटम्स नॉट टू बी एडेड। मतलब अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि भाई फलाने व्यापारी की एलिजिबिलिटी चेक करो, क्वेश्चन में वो लिख के दे देगा हमने ये बेचा, 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 तो बताओ कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी है कि नहीं। तो जब आप चेक करोगे तो इस हिसाब से चेक करोगे, आइटम्स टू बी एडेड और नॉट टू बी एडेड। ठीक है, क्लियर। सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान रखनी है, मेरे शब्दों में अगर मैं बयान करूं, सब कुछ जोड़ना है। एक्सपोर्ट सेल हो वो भी, डोमेस्टिक हो वो भी, गुड्स की हो वो भी, सर्विस की हो वो भी, इस राज्य में हो रही हो वो भी, दूसरे राज्य में हो रही हो वो भी, टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, नॉन टैक्सेबल हो, हम कह रहे हैं कैसी है, सेल है ना, सब जुड़ेगी। तो सर फिर यहां पर क्या क्या आएगा, वही तो बता रहा हूं, ये याद करो बस, आप इसे मत याद करो। भाई मेरा तो धर्म है, क्या करूं, मुझे तो लिखना ही है, मेरे को तो याद करने का भी लोड नहीं, किताब मेरे सामने रखी है। आपको मैं बता रहा हूं टिप कि आप एग्जाम के लिए इसको मत याद करिए, आप एग्जाम के लिए एक्सक्लूजन्स याद करिए कि ये नहीं ऐड होगा। भाई एग्जामिनर क्या करेगा, बड़ा सा क्वेश्चन देता है वो, और क्वेश्चन के अंदर वो क्या करता है, बड़े सारे वो देगा आपको आइटम्स, ये बेचा हमने, ये खरीदा, ये बेचा, ये खरीदा, ये यहां बेचा, वो वहां बेचा, ये यहां से खरीदा, वहां से खरीदा, ये इसको बेचा, ये उसको बेचा, बताओ कंपोजिशन स्कीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये ऐसे करता है। ठीक है ना, तो अपने को ध्यान रखना है इस बात का कि क्या क्या नहीं जोड़ना, वो याद कर लो, बाकी सब कुछ जोड़ देना। चलो पहला, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, सब जोड़ दो। इंट्रा स्टेट सप्लाई, या फिर इंटर स्टेट सप्लाई, फिर उसके बाद डोमेस्टिक सप्लाई, या फिर एक्सपोर्ट सप्लाई, टैक्सेबल तो ऊपर लिख चुके हैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक।
ऑल काइंड ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, सभी प्रकार की आउटवर्ड सप्लाई अपने को ऐड कर लेनी है। ऑल काइंड ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, ऑल राइट। आइटम्स टू बी ऐड, ये सब ऐड करना है। अब क्या क्या ऐड नहीं करना? सबसे पहला तो कोई भी परचेज नहीं ऐड करनी डियर। वो परचेज रजिस्टर्ड से हो, अनरजिस्टर्ड से हो, उस पर रिवर्स चार्ज लगता हो, रिवर्स चार्ज 9 लगता हो, उससे कोई मतलब नहीं। ऑल काइंड ऑफ इनवर्ड सप्लाई, ऑल काइंड ऑफ इनवर्ड सप्लाई। दूसरी बात, जीएसटी कंपोनेंट ऑफ टर्नओवर, जीएसटी कंपोनेंट ऑफ टर्नओवर। जैसे मान लो हमारा टर्नओवर 1,50,00,000 मतलब 1.5 करोड़ है कि नहीं पिछले साल, ये चेक करना है। अभी हम रेगुलर स्कीम में ही है, तो हमने 118 रुपए का माल बेचा, तो 118 जोड़ के 1.5 करोड़ नहीं चेक होगा। 100 जीएसटी कंपोनेंट हटा के जो प्योर सामान की और सेवाओं की वैल्यू है उसको देखना है। ठीक है। इंटरेस्ट और डिस्काउंट इनकम बाय वे ऑफ एडवांस, लोन और डिपॉजिट्स, इसको थोड़ा याद रखना भाई, इसको नहीं जोड़ा जाएगा। क्या होता है, कई बार लोग अपना पैसा दूसरी जगह पार्क कर देते हैं, तो अपने को डिपॉजिट्स पे ब्याज मिलेगा, अपने को बिल्स पे डिस्काउंट मिलेगा, या अपने को किसी भी एडवांस पर ब्याज मिलेगा, तो उसको टर्नओवर का हिस्सा नहीं मानते। ठीक है, ये टर्नओवर का पार्ट नहीं है, ये मॉनेटरी इनकम्स है, इसको टर्नओवर में जोड़ेंगे नहीं। तो इस प्रकार से अपने को काम करना है, इस प्रकार से अपने को समझना है। इस क्लियर हो गई बात कि 1.5 करोड़ और 75 लाख या 50 लाख में ये सब कुछ जुड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, जरा एक्सप्लेनेशन में एक और पॉइंट लिखना है। ऑल दिस वेरिफिकेशन नीड्स टू बी डन, मतलब ये लाइन आपको आनी चाहिए, मैं तो फिर भी सुरक्षा बतौर लिख देता हूं, नीड्स टू बी डन from date of previous year, from date of previous year, so that eligibility verification can be done, so that eligibility verification can be done for current year, for current year। क्या मतलब इसका? जैसे मान लो हमारा करंट ईयर है 2024-25, ये करंट ईयर है, राइट? इसके लिए वेरिफिकेशन करनी है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2023-24। इसमें डेटा तो यहां से उठाना है और स्कीम इंप्लीमेंटेशन इस साल होना है। इस बात का भाई ध्यान रखना, भाइयों बहनों, इस बात का ध्यान रखना कि डेटा जो तुम्हें कैलकुलेट करना है कि 1.5 करोड़ हुआ कि नहीं, बार तो नहीं हो गया, 75 लाख क्रॉस तो नहीं हो गया, वो यहां का देखना है। अगर शर्तें पूरी हो जाती हैं और कुछ क्रॉस फ्रॉस नहीं होता, हम एलिजिबल हैं, तो फिर इस साल कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से बिजनेस होगा। कंपोजिशन स्कीम के जो नियम है वो हमारे ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, कंपोजिशन स्कीम हमारे ऊपर अप्लाई हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? इसको आराम से देख लो, ठीक है? क्लियर हो गई बात? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक छोटी सी बात और मैं लिखी भाई देता हूं। वैसे मैं सोच रहा था कि उसको लिखवाने से कोई लाभ नहीं, आपको आता ही है, लेकिन भाई कुछ भी बात अज्यूम करने से फायदा नहीं है, अपना लिख ही लेते हैं। पैन कार्ड वाला रूल याद है? मतलब जब तुम टर्नओवर जोड़ोगे 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख जो भी है, तो पैन कार्ड पर जितनी भी सेल बुक हुई है सब ले लेनी है।
मान लो हमारा कोई मिस्टर राम है, वो राम जो है वो क्लासिकल डांसर है, तो वो क्लासिकल डांस करते हैं, वहां से उनको 2 लाख रुपए मिले। उनकी प्लास्टिक की दुकान है गांधीनगर में, राइट, वहां से उन्होंने 20 लाख कमाए, राइट। और सपोज करो कि वो जैसे डांस परफॉर्मेंस क्लासिकल की देते हैं, वैसे ही टेलीविजन शो पर भी आ जाते हैं, टेलीविजन शो पर आकर कंसल्टेंसी देते हैं, वो जैसे न्यूज रीडर अपने पास एक्सपर्ट को बुला लेता है, आपका क्या कहना है इस बारे में, तो वो पैनलिस्ट बन जाते हैं। अब जितनी भी उस आदमी ने सेल करी, जितना भी उसने कमाया, वो सेम पेन पर ही है ना, तो एक पेन पर आने वाला जितना भी टर्नओवर है वो सब जोड़ देना है, ठीक है। और हाँ, मान लो तुम्हें कभी लगे कि ये दोनों दो टर्नओवर क्वेश्चन में गिवन हो, तुम्हें वो लगे एक जैसे हैं लेकिन पेन नंबर अलग अलग हो, तो फिर अलग रखना। जैसे पार्टनरशिप, फर्म का पेन अलग होता है और पार्टनर का अपना पेन अलग होता है, तो पार्टनरशिप की इनकम अलग चेक होगी, पार्टनर की अलग चेक होगी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता की अलग चेक होगी, उसके HUF की अलग होगी। तो पेन के मुताबिक टर्नओवर जोड़ना है, ठीक है ना। ये लाइन में लिख देता हूं यहां पर, पॉइंट नंबर 4, turnover will be computed pen wise. टर्नओवर विल बी कंप्यूटेड पेन वाइज, ठीक है, समझ आ गई बात, वेरी गुड, बल्ले बल्ले। चलो अच्छा, अब अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग क्या है भाई, रेट ऑफ टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, रेट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। रेट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, रेट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है भाई। तो अब इसको लिखना शुरू करते हैं। रेट में दोस्तों ऐसा है कि अलग अलग कैटेगरी के लिए ना अलग अलग रेट है। एक तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि भारत के सारे कंपोजिशन स्कीम वालों को ये वाले जीएसटी रेट को फॉलो करना है। अच्छा, जीएसटी रेट लिखवाने से पहले ये भी तुम अपने माइंड में रख लेना, तुम कहोगे अभी तो थोड़ी देर पहले लिखा था कस्टमर से जीएसटी लेनी नहीं, तो मैंने ये भी तो लिखा था कि अपनी जेब से देनी है। जो कंपोजिशन स्कीम वाला व्यापारी है, उस आदमी को क्या करना होता है दोस्तों, कि वो अपनी जेब से कुछ पैसे सरकार को पे कर देता है, इस बात के लिए कि भाई चलो तुम्हें कस्टमर से टैक्स नहीं मिल रहा तो मैं अपनी जेब से दे देता हूं एक नॉमिनल रेट से, तो मेरे को कंपोजिशन स्कीम दे दो, इस बात की फीस समझ लो आप ये, ठीक है। तो अब एक रेट समझते हैं। दूसरी बात ये समझनी है इस हेडिंग में हमें कि वो जो रेट निकलेगा वो किस अमाउंट पे निकलेगा, ठीक है। ये दो बातें जरा मैं आपको समझाना शुरू करता हूं, आप लिखना शुरू करिए। पॉइंट 1, composition scheme does not require any GST collection from the customer. कस्टमर से कोई जीएसटी कलेक्शन अपने को नहीं करना है। कंपोजिशन स्कीम डज नॉट रिक्वायर एनी GST collection from the customer. Point 2, however, government still gets GST on the turnover of composition dealer to be paid by such dealer from his own pocket, अपने पॉकेट से। फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, समझ आ गई बात, क्लियर। चलो, as such payment is done out of pocket, comma,
not much GST is charged. Not much GST is charged by government. Not much GST is charged by government. सरकार ज्यादा GST नहीं चार्ज करती. GST rates applicable on composition dealer. GST rate applicable on composition dealer. GST rates applicable on composition dealer are quite nominal. Are quite nominal. बहुत कम परसेंटेज GST लगती है. GST rates applicable on composition dealer are quite nominal. They are very less. बहुत कम GST लगता है. GST rates for composition dealer are as follows. GST rates for composition dealer are as follows. कंपोजिशन डीलर के लिए जीएसटी रेट कुछ इस प्रकार है. तो यहां पर लिख देते हैं पहला कॉलम कैटेगरी का, दूसरा कॉलम जीएसटी रेट का और तीसरा कॉलम जीएसटी टू बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट वैल्यू. ऐसे तो सेल पर ही निकलती है जीएसटी, इसमें पूछने वाली बात क्या है भाई. कुछ होगा तभी तो लिख रहा हूं. तो पहली कैटेगरी देखते हैं, मैन्युफैक्चरर. कुछ चीजें हैं हमारे पास, उनके मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती, लेकिन वो एक अलग हेडिंग में अपन समझेंगे कि किस किस को नहीं मिलती. यहां पर अपने को बात को कॉम्प्लेक्स नहीं करना, बस इतना समझना है कि कंपोजिशन स्कीम में मैन्युफैक्चरर अगर आप हैं तो आपको जीएसटी जो देना होगा वो किस पर देना होगा. 0.5% प्लस 0.5% ये रेट से देना है जीएसटी. आधा परसेंट, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी. सिंपल है. और किस पर निकलेगा जीएसटी टू बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट वैल्यू? टोटल टर्नओवर. टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई. लेकिन एग्जेम्प्टेड का मतलब वो मत जोड़ लेना, वो इंटरेस्ट और डिस्काउंट, वो कुछ नहीं, वो तो हमेशा इग्नोर करना. दूसरा, मैन्युफैक्चरर के बाद एक होता है ट्रेडर. ट्रेडर पता ना, ट्रेडर का भी 0.5% प्लस 0.5% है. ये किस पर निकलता है? ओनली टैक्सेबल टर्नओवर पर. ये अच्छी बात है. अरे सरकार कह रही है बेचारा ट्रेडर है, खरीद के बेचता है, कोई मार्जिन ज्यादा थोड़ी है यार, कोई बात नहीं, चलो खाली टैक्सेबल पे ले लो. तीसरा, रेस्टोरेंट. %2.5% प्लस 2.5%. किस पर? टोटल टर्नओवर पर. ठीक है. अदर सर्विस प्रोवाइडर्स. अदर सर्विस प्रोवाइडर 3% प्लस 3%. टोटल टर्नओवर. टोटल मतलब टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट मिला के दोनों को कंबाइन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो है. ठीक है साहब. तो जीएसटी रेट क्या थे वो मैंने लिखवा दिया आपको. और जीएसटी रेट जो है उसमें एक बड़ी बात हमने ये समझी कि ट्रेडर को इस बात की माफी है, ट्रेडर को इस बात का रिलैक्सेशन है कि जब वो परसेंटेज पे करेगा तो वो अपने केवल टैक्सेबल टर्नओवर की परसेंटेज पे करेगा, बाकियों की नहीं. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात. आराम से इसको देख लीजिए आप. जो जीएसटी रेट वाला सिस्टम था वो अपना समझ आ गया. क्लियर? पक्का? ऑल राइट. चलो अब अगली हेडिंग करते हैं.
ओके। अच्छा देखो, एक बात ये ध्यान रखना कि अगर कोई बंदा जीएसटी में पहले से रजिस्टर्ड है और वो रेगुलर स्कीम में था पिछले साल और इस साल वो स्विच कर रहा है, तो 1 अप्रैल से वो स्विच हो गया, बीच में नहीं स्विच कर सकते, आगे रूल लिखवाऊंगा मैं। साल के बीच में आप कंपोजिशन में नहीं घुस सकते, 1 अप्रैल से घुसना होता है। तो मान लो 1 अप्रैल से आप रेगुलर से कंपोजिशन में आ गए, तो पहले दिन से ही आपके ऊपर कंपोजिशन के रूल लगने लगेंगे, ठीक है ना। उस पर आपको जो भी 1 अप्रैल से कमाओगे अपनी जेब से 1% या 6% या 5% देना पड़ेगा। अब मैं एक ऐसा सिनारियो आपको बताऊं, सपोज करो कि बंदे ने 1 अप्रैल को या 1 मई को या किसी भी दिन यार बिजनेस शुरू करा, फर्स्ट नया बिजनेस, उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं, ठीक है। तो जब तक सपोज सर्विस का केस है, तो जब तक 20 लाख रुपए उसकी सर्विस आती नहीं, तो तब तक तो उसके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं लगती। तो उस 20 लाख को हमेशा इग्नोर कर देना, उसको टैक्स ट्रीटमेंट में मत लेना। आज मेरा बिजनेस शुरू हुआ, सपोज करो 2 महीने तक मेरा टर्नओवर 20 लाख हो गया, आज मेरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी शुरू हुई, मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो आज जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया तो मैंने कंपोजिशन स्कीम में करा लिया, तो आज के बाद के टर्नओवर पे मेरे को जीएसटी पे करना है। जब तक मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, उससे पहले वाले पे क्यों पे करूं, है ना। तो मतलब ये लिखने की बात नहीं है, एक क्वेश्चन है इस पे, वो जब करोगे तो उसमें समझ आ जाएगा। अब अगले टॉपिक में मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कौन कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, ये आपको पता रहना चाहिए। लिखो, हेडिंग डालो, पर्सन्स नॉट एलिजिबल, persons not eligible for composition scheme. Persons not eligible for composition scheme. कौन कौन लोग दोस्तों कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है? मतलब इनका टर्नओवर ईश्वर करे बड़े है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं इनका टर्नओवर कम भी है, इनका टर्नओवर बहुत कम है, तब भी इनको कंपोजिशन स्कीम की परमिशन नहीं है। बिल्कुल कंपोजिशन स्कीम की परमिशन नहीं किसी हाल में, ठीक है। मैं इनकी लिस्ट लिखवा देता हूं, आप आराम से नोट कर लीजिए। हाँ जी, पहला, पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल आइटम्स, जैसे पेट्रोलियम है ना, या एल्कोहल है पीने वाला। अगर आप नॉन टैक्सेबल आइटम्स बेचते हैं तो फिर आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। आप रेस्टोरेंट हो, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, लेकिन आप बियर की बोतल बेचते हो साथ में, तो फंस जाओगे आप, नहीं मिलेगा आपको कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। दूसरा, पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, या दोनों, जो भी केस हो, मतलब दूसरे राज्य में बेच रहे हो भाई, तुम बड़े हो, तुम छोटे का हो, तुम्हें नहीं मिलेगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को नहीं मिलेगा। फोर्थ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को नहीं मिलेगा। पर्सन सप्लाइंग थ्रू ईसीओ, पर्सन सप्लाइंग थ्रू ईसीओ ऑन विच टीसीएस अप्लाइज। पता है ना आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, नहीं पता तो टीसीएस का वीडियो देख लेना। तो टीसीएस इज नॉट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मतलब आप अमेजोन के थ्रू बेचते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते, आप रेगुलर स्कीम में ही रहोगे। सब लिख लिया ना, हो गया, टीसीएस हो गया, इंटर स्टेट हो गया, नॉन टैक्सेबल हो गया, हाँ, नोटिफाइड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर, कैजुअल हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया, और हाँ बस एक बचा है, वो मैं लिखवा देता हूं। पॉइंट नंबर 6, मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड प्रोडक्ट्स। याद रखेंगे
कि नीचे मैं कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखूंगा, उनके मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है डियर फ्रेंड्स, उसके ट्रेडर को अलाउड है। नीचे आई राइट सम प्रोडक्ट्स जिसके मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है, बट उसके ट्रेडर को कंपोजिशन स्कीम अलाउड है। ठीक है, वो लिस्ट कहां गई भाई? वो ये उसमें आइसक्रीम है, टोबैको है, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, और तो कुछ नहीं ना। हाँ, मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, आयरेटेड वाटर, और कुछ रह तो नहीं गया ना? हाँ यही है, बस एक सेकंड रुक जाओ। हाँ कुछ और नहीं है, ठीक है। तो आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, आयरेटेड वाटर, इनके व्यक्तियों को, मैन्युफैक्चरर को ये कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। याद रखना है, प्लीज भूलना नहीं है, इनके ट्रेडर को मिल सकती है, इनके मैन्युफैक्चरर को नहीं मिल रही। ठीक है ना? सो दिस इज डन कि इन लोगों को कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है। पक्का? चलो अगली हेडिंग थोड़ी सी ध्यान से रखिएगा। हेडिंग डालिए, सप्लाई ऑफ स्मॉल सर्विस बाय कंपोजिशन डीलर ऑफ गुड्स। बाय कंपोजिशन डीलर ऑफ गुड्स, राइट? प्लस सप्लाई ऑफ स्मॉल अदर सर्विस by composition dealer of restaurant category। हाँ जी सर, अब जरा समझने की कोशिश करेंगे यहां पर क्या है। जैसे आपने सीखा कि 1.5 करोड़ गुड्स के केस में कैटेगरी लिमिट है, मैक्सिमम टर्नओवर 1.5 करोड़ होना चाहिए, कुछ राज्यों में 75 लाख होना चाहिए फॉर गुड्स, और रेस्टोरेंट में 1.5 करोड़ होना चाहिए, आपको याद है ना, और 75 लाख होना चाहिए फॉर सम राज्य। ये लोग जो गुड्स के व्यापारी हैं वो सिर्फ गुड्स बेचेंगे, जो रेस्टोरेंट वाला व्यापारी है वो सिर्फ रेस्टोरेंट का काम करे। अगर इन्होंने साथ में कुछ और पकड़ लिया तो, जैसे मान लो गुड्स का व्यापारी है, एसी बेचता है सपोज करो, और एयर कंडीशनर बेचने पर सिर्फ गुड्स है, कुछ और बेचते ही नहीं, हम खाली एसी बेचते हैं, और केवल गुड्स के केस में 1.5 करोड़ की लिमिट है, हमारा 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं है टर्नओवर, तो हमें आराम से कंपोजिशन स्कीम में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जो एसी खरीदता है हमसे, वो कहता है भाई एसी इंस्टॉल भी करा दो। हम कहते हैं हाँ 1000 रुपए लगेंगे इंस्टॉलेशन के लिए, कस्टमर भी कह देता हाँ दे दो। तो सोचो अब हमने 1000 रुपए लेकर अगर इंस्टॉलेशन कर दी तो वो तो हमारी हो गई इनकम फ्रॉम सर्विस, जबकि 1.5 करोड़ की लिमिट जब चेक करी थी तो हमने पढ़ा था कि ये तो गुड्स की लिमिट है। अब गुड्स के साथ सर्विस भी दे रहे हो यार, ये तो गलत बात है। दे सकते हो। उसी प्रकार रेस्टोरेंट हो, आप सिर्फ रेस्टोरेंट का काम करना है 1.5 करोड़ तक का,
हम कह रहे हैं नहीं, कभी कभी कुछ और सर्विसेज भी दे लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बैंक्वेट सर्विस भी दे देते हैं हम। दूसरी सर्विस नहीं देनी चाहिए, लेकिन कभी कभी मजबूरी देनी पड़ जाती है। कोई बात नहीं, सरकार कह रही है थोड़े लिमिट तक दे दो। एसी बेचते हो ना, साथ में इंस्टॉलेशन की थोड़ी सी सर्विस देनी पड़ी, दे दो, कोई बात नहीं, तुम्हें मैं नहीं मानूंगी कि तुमने नियम तोड़ा है। अब सवाल उठता है वो जो छोटी सी सर्विस साथ में चिपक के जरा सी दे देते हैं, वो कितनी होती है, वो मुझे यहां पर समझाना है। ठीक है, आइए लिखना शुरू करें। पॉइंट 1, जनरली supplier of goods under composition scheme must deal only in goods. Generally, supplier of goods under composition scheme must deal only in goods. Similarly, supplier of restaurant service services must supply only restaurant services under composition scheme. Right? Point 3. However, these composition dealer of goods and restaurants are allowed to supply very small portion of other services. A small portion of other services, right? If they supply other services in greater quantity, comma, they will have to surrender composition scheme. They will have to surrender composition scheme. तो उनको composition scheme छोड़नी पड़ेगी. So what is the limit? वो लिख लेते हैं. Limit for such services is as follows. Right? वो लिमिट क्या है? %10 of total turnover of previous year or rupees 5 lakh. Whichever is higher. Whichever is higher. दोनों में से जो ज्यादा हो. Whichever is higher. समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? पक्का? ऑल राइट, ठीक है। तो हमने देखा कि जब हम वो करते हैं, मतलब यूं समझ लो कि जैसे गुड्स बेचते हैं तो साथ में कभी कभी भाई थोड़ी सी सर्विस देनी पड़ती है। अब कस्टमर को क्या मना करो, है ना।
तो वो कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, दिस इज ओके, एंड उसका लिमिट यार कम रखना, इतने रुपए तक करोगे तो कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है, इसके रूल पढ़ लेंगे. सो नाउ मेजर पार्ट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम इज डन. आई बिलीव यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द कंपोजिशन रूल्स बाय नाउ, बट यार फ्लो अपने को समझना है अच्छे तरीके से. दिस डीलर इज अ नॉर्मल पर्सन, ही इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, ही इज अ कंप्लाइड पर्सन, सारा रूल फॉलो कर रहा है. द ओनली पॉइंट इज ही डजंट वांट टू इशू टैक्स इनवॉइस, वो टैक्स कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा कस्टमर से इसको, ही विल बी एट ईज, थोड़े कम रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, ये सब कुछ थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है ना. अब जो हमारे पास वो बचा है, क्या कहते हैं उसे, लिस्ट, जो हमारे पास रूल्स बचे हैं, वो एक प्रकार से कंप्लायंस मैकेनिज्म है. कुछ रूल्स है मिसलेनियस जो कंपोजिशन स्कीम के बारे में मुझे आपको लिखवाने हैं, और ये जनरल बातें हैं, ठीक है. तो हेडिंग डाल देते हैं, रूल्स रिगार्डिंग कंपोजिशन डीलर, मिसलेनियस रूल्स रिगार्डिंग कंपोजिशन डीलर. जो मेजर पोर्शन था कंपोजिशन डीलर वाला वो हमने पढ़ लिया. अब आप हेडिंग डाल दीजिए मिसलेनियस रूल्स रिगार्डिंग कंपोजिशन डीलर. मिसलेनियस रूल्स रिगार्डिंग कंपोजिशन डीलर, ठीक है. हेडिंग पड़ गई. पहला पॉइंट लिखना शुरू करते हैं मिसलेनियस में. सबसे पहला पॉइंट, यस, पॉइंट 1, composition scheme can be adopted in two ways. दो रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं. पहला रास्ता हो सकता है a person coming under GST first time, a person coming under GST first time and opting for composition scheme. भाई उसको लगता है मेरा व्यापार ज्यादा बड़ा है नहीं, तो चल मैं कंपोजिशन में ही रजिस्ट्रेशन करा लेता हूं सीधे. तो जो पहला व्यक्ति है वो जीएसटी में है ही नहीं, वो पहली बार रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरेगा. REG 01 होता है, आप जानते हैं, और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरते वक्त वो स्कीम सिलेक्ट करेगा कंपोजिशन वाली. ये पहला आदमी है, नया है ये. अच्छा, दूसरा कैटेगरी कौन हो सकता है. अ पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. अ पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, एक व्यक्ति पहले से जीएसटी में है. A person already registered under GST and now moves out of regular scheme, and enters composition scheme. Enters composition scheme. समझ गए आप. दो कैटेगरी समझ गए. एक आदमी जीएसटी में है ही नहीं, वो जब जीएसटी के अंदर आया तो सीधे कंपोजिशन में आया. एक व्यक्ति जीएसटी में है, बस वो रेगुलर में था अब तक, अब वो कंपोजिशन में मूव होना चाहता है, स्विच करना चाहता है. पॉइंट नंबर 2, द पर्सन हु इज अनरजिस्टर्ड and enters GST for the first time, can opt for composition scheme
can opt for composition scheme in the registration application itself. In the registration application itself मतलब इस व्यक्ति को कोई अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए। जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसमें एक बटन होता है, यस कर देंगे आप तो कंपोजिशन वाला सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। पॉइंट नंबर 3, द पर्सन who is already registered, the person who is already registered under GST as a regular taxpayer, मतलब वो रेगुलर स्कीम में है, as a regular taxpayer he must apply to switch. He must apply to switch from रेगुलर टू कंपोजिशन स्कीम। उसको भाई अप्लाई करना पड़ेगा रेगुलर से कंपोजिशन में स्विच करने के लिए, ठीक है। और ये अप्लाई साल के शुरू में ही होता है। जैसे ये वाला जो पिछला वाला पॉइंट था इसमें तो आपको पता होगा, नहीं पता तो पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। GST REG 01 करके एक फॉर्म होता है जो आप भरते हो, राइट, रजिस्ट्रेशन के लिए। और उस फॉर्म के अंदर ही बस आपने कंपोजिशन वाला बटन प्रेस कर देना है, आपका अपना काम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये बात समझ आ गई आपको अच्छे तरीके से? लेकिन जिस व्यक्ति ने पहले तो वो नॉर्मल स्कीम में था और अब स्विच कर रहा है, तो उसको अप्लाई करने के लिए फॉर्म भरना होगा। पर्सन स्विचिंग to composition scheme, person switching to composition scheme must apply before the beginning of the next financial year. वो देखो सरकार कल को लास्ट डेट बढ़ा दे, अप्लाई करते कहते 30 दिन और ले, वो अलग मसला है। must apply before start of the next financial year. Right? Full stop. He cannot switch from regular to composition. He cannot switch from regular to composition in mid of the year. Mid मतलब एक बार बस ईयर शुरू हो गया तो फिर आपका कन्वर्जन नहीं हो सकता। ठीक है, मिड ऑफ द ईयर में नहीं हो सकता ये। इसका फॉर्म नंबर भी लिख लो, GST CMP 02 करके फॉर्म है जो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है ना। एक मिनट एक लाइन में लिखवा दूं। हाउएवर विड्रॉल फ्रॉम composition scheme can take place mid of the year. Composition scheme can take place mid of the year. मतलब आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ सकते हो, कंपोजिशन स्कीम के आप बाहर आ सकते हो साल के बीच में, कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं जा सकते आप साल के बीच में, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? पॉइंट नंबर 6, अब डिटेल विड्रॉल की बात कर लेते हैं। किसी को बाहर ही आना हो तो क्या करेगा? विड्रॉल फ्रॉम composition scheme can take place in following situations. Can take place in following situations. कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं? एक हो सकता है विड्रॉल बाय टैक्स पेयर।
और एक हो सकता है विड्रॉल बाय डिपार्टमेंट। फर्क समझ रहे हो भाई? पहले वाले में तुम एप्लीकेशन दोगे, माय लॉर्ड आई एम मूविंग आउट। दूसरे वाले में डिपार्टमेंट चेतावनी देगा, भाई निकाल फेंक देंगे तुझे कंपोजिशन स्कीम से, समझ जा। हम नहीं संभले, उनने निकाल दिया। तो ये दो रास्ते हो सकते हैं। अच्छा, जो पहला रास्ता है उसके भी दो पार्ट हो सकते हैं। एक हो सकता है कंपलसरी विड्रॉल, और एक हो सकता है वॉलंटरी विड्रॉल। भाई जैसे मान लो हमारा टर्नओवर क्रॉस हो गया 1.5 करोड़ से, 75 लाख से या 50 लाख से, या फिर जो शर्तें वर्तें माननी चाहिए हमने नहीं मानी और हमें खुद महसूस हो गया कि हमने गलत करा है, हमने अप्लाई कर दिया, भाई हमें बाहर कर दो। ठीक है, कंपलसरी विड्रॉल, वॉलंटरी विड्रॉल। कंपलसरी विड्रॉल कैसे होता है? अपॉन नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस और क्रॉसिंग टर्नओवर। भाई हमें खुद नजर आने लगा कि अब हमारे बस की है नहीं, क्योंकि हमारा टर्नओवर तो क्रॉस हो गया। या फिर वॉलंटरी में क्या है? चॉइस ऑफ टैक्स पेयर है। भाई अब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था, वो कह रहा मेरे को आईटीसी चाहिए, या वो कह रहा है कि मैं कस्टमर से ले लूंगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को व्यापार बड़ा करना है, मेरे को नॉर्मल वाली सिस्टम में जाना है, या मेरे को कोई ऐसा काम करना है जैसे अमेजोन के थ्रू बेचना है। भाई कुछ भी ऐसा जिसमें आपको पता है कि अब आप आगे नहीं झेल पाओगे इस स्कीम को, अपनी इच्छा से वापस हो जाओ, या मजबूरन करना पड़ेगा, गलती हो गई और यहां हम कुछ और करने वाले हैं, ये फर्क है। अच्छा, डिपार्टमेंट क्यों भेजेगा? अपॉन नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस और देयर नॉन कंप्लायंस। एक ही बात है। डिपार्टमेंट को लगा कि भाई आप तो दूसरे राज्य में माल बेच रहे हो, हिम्मत कैसे हुई आपकी? यहां पर तो हमने खुद जा करके बता दिया ना हमसे गलती हो गई, यहां उन्होंने पकड़ लिया हमें, तो आपको नोटिस भेजेंगे। फिर नोटिस भेजने के बाद आप उनको रिप्लाई करोगे, रिप्लाई के बाद वो संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे संतुष्ट तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हो गया विड्रॉल। ठीक है। अच्छा, याद रखेंगे ये बात कि यहां पर जब डिपार्टमेंट आपको भेजेगा तो पहले शो कॉज नोटिस भेजेगा, आप उसका रिप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद उनका फाइनल ऑर्डर आएगा। हो सकता है ऑर्डर आपके फेवर में आ जाए कि मत मूव करो कंपोजिशन से, बने रहो कंपोजिशन में, वो भाई सिनेरियो बिल्डिंग है, कुछ भी हो सकता है। कंपलसरी विड्रॉ जो है जिसमें आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया और आपने अप्लाई करना है कि मुझे कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकाल दो, मस्ट बी अप्लाइड फॉर स्विचिंग विद इन 7 days। विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर आपको स्विचिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, 7 दिन कहां से? अरे तुम्हारे अपराध से। तुमने क्या गलती करी? तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस हो गया, तुमने दूसरे राज्य में माल बेच दिया, तुमसे अपराध हो गया। वो जिस दिन अपराध हुआ 7 दिन में जाके आत्मसमर्पण कर दो यहां, नहीं तो वो चिट्ठी भेज देगा, तो पूरे फंसोगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 7 विड्रॉल हो गया भाई। पॉइंट नंबर 7 और क्या लिखना है? हाँ, कंपोजिशन डीलर shall always display at all places, वो चाहे बिल बनाए चाहे बोर्ड लगाए अपनी दुकान का, display at all places that he is a composition dealer, not liable to collect tax from customer, not liable to collect tax from customer। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? कंपोजिशन डीलर will never take ITC
कंपोजिशन डीलर कभी आईटीसी नहीं लेगा, ठीक है, बात समझ आ रही है? कंपोजिशन डीलर will file following returns। अभी तो आप कह रहे थे रिटर्न एक ही है, हाँ तो भाई फॉलोइंग लिख के बताऊंगा ना, एक है जो कौन सा है, एक ही रिटर्न भरना होता है इसको, ठीक है। कौन कौन से रिटर्न से लिख लो, एक तो है GSTR4 एनुअल रिटर्न है, ये साल में एक बार भरना होता है, और एक CMP08 है, ये बेसिकली रिटर्न नहीं है, ये एक चालान समझ लो या स्टेटमेंट समझ लो। क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करनी होती है, क्योंकि आपको पता होगा, वैसे क्या पता होगा, रिटर्न के चैप्टर में पता चलेगा आपको कि क्वार्टरली टैक्स कैसे भरते हैं, क्वार्टरली कौन कौन लोग, तो ये क्वार्टरली भरते हैं। तो जब क्वार्टरली तुम टैक्स भरोगे भाई, तो डिपार्टमेंट को ये भी तो बताओगे मेरे इस क्वार्टर की इतनी सेल है, तो जिस पेज में भरते हो, जिस फॉर्म में भरते हो, उसको बोलते हैं CMP08। तो ये 4 क्वार्टर में 4 CMP08 हो गए और एक एनुअल रिटर्न हो गया, तो 5 बारी तो लॉग इन करना है पोर्टल को, चक्कर ही खत्म है, ठीक है। समझ आ रहा है जी, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आए तभी आप हाँ करिएगा। देखिए नहीं समझ आए तो आप अपना रिवाइंड कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा दे सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पक्का नहीं है फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। चलो हो गया सब कुछ, है ना। बिल ऑफ सप्लाई वाला एक पॉइंट रह गया, वो लिखवा देता हूं। चलिए पॉइंट नंबर 10, कंपोजिशन डीलर कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, कॉमा ही इशूज बिल ऑफ सप्लाई। भाई टैक्स इनवॉइस में तो टैक्स होना चाहिए ना, ही इशूज बिल ऑफ सप्लाई। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट हो गए, हम बस अब अगले सेशन में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कंपोजिशन स्कीम के। बाकी जब भी कभी कोई समस्या हो आप मुझसे बात कर लें, डाउट्स वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? कंपोजिशन स्कीम के क्वेश्चन आंसर्स आज हम करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जरूरत है तो कैलकुलेशंस करेंगे, वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस बिना कैलकुलेशन वाले होते हैं कंपोजिशन स्कीम में। आइए, स्वागत आप सबका। तो पहला क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है लैपटॉप के, उनकी 4 फैक्ट्रीज हैं, चेन्नई में, सेलम में, कोयम्बटूर में और मदुरई में। 4 जगह व्यापार होना बड़ी बात, मतलब गलत बात नहीं है। कंपोजिशन में आप 10 जगह व्यापार करिए, सारी ब्रांचेस का टर्नओवर मिला के लिमिट के अंदर रहना चाहिए और सप्लाई बॉर्डर के बाहर नहीं होनी चाहिए। चेन्नई 150, अच्छा प्रीवियस ईयर टर्नओवर इन लाख इंक्लूडिंग टैक्सेस है। चेन्नई 1, सेलम, कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई 2 टोटल। एक्स लिमिटेड एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी इन द करंट ईयर, ये पहचानना है आपको। तो सबसे पहले तो भाई अपने को ये करना पड़ेगा कि ये जो अमाउंट टैक्स जोड़कर है इनमें टैक्स हटाना पड़ेगा। तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं, बस 151.51 को डिवाइड बाई 118% कर दीजिए, 128.39, ये आ गया। So this is less than 1.5 crore, right? So yes, they are eligible for composition scheme. Question खत्म, सिंपल। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। Paul Limited, being a trader of laptop, has 2 units in Chennai and Madurai, ठीक है। चेन्नई का टर्नओवर एक्सक्लूडिंग, चलो टैक्स नहीं जुड़ा हुआ है इसमें, 52 लाख है और 12 लाख है, ठीक है। तो 52 और 12 कितना हुआ? 2 और 2 4, 5 और 1 6, 64 lakhs, which is less than 1.5 crore. So मेरे हिसाब से तो yes, if Paul Limited is eligible for composition levy in the current year, yes. If so, can Paul Limited opt composition scheme for Chennai and normal for Mumbai? ऐसे नहीं होता है। कंपोजिशन स्कीम किसी एक ब्रांच, किसी एक ऑफिस को थोड़ी मिलती है। कंपोजिशन स्कीम तो आपको मिलती है, टैक्स पेयर को मिलती है। अगर आप स्मॉल हो तो ऐसा थोड़ी हो इधर के लिए स्मॉल हो उधर के लिए लार्ज हो। सारी ब्रांचेस, आपके पैन कार्ड पे जितना GST है सब या तो नॉर्मल होगा या कंपोजिशन होगा, ऐसे आधा आधा नहीं चलेगा।
So answer is no. Need to give separate intimation for opting composition scheme in each state. ये कह रहे हैं जैसे आपका ब्रांच अलग अलग राज्यों में है अगर, तो हर राज्य सरकार को हम जा जाकर अलग अलग इंटीमेशन देंगे या नहीं? नहीं, पोर्टल तो एक ही है ना, एक ही बार करना होता है. There's no need to give separate intimation. No. अगला प्रश्न, एक्स एंड कंपनी इलेक्ट्रिकल केबल बनाती है, मोटर बनाती है, वायर बनाती है. कंपनी ऑल्सो अंडरटेक रिपेयर, रिपेयर भी करती है, याद है? गुड्स के साथ साथ थोड़ी थोड़ी सर्विस चलती है, 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर. टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज 59 lakhs, वेयर एज रिपेयरिंग यूनिट इज 1 lakh. पिछले साल का टर्नओवर कितना है? 60 लाख हो गया ना. 59 ये और 1 ये. एक्स एंड कंपनी इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, यस. लेकिन भाई सर्विस का एलिमेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए गुड्स के साथ. कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए? 60 लाख का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब 6 लाख. सर्विस पोर्शन 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्लियर हो गई बात? और यहां तो 1 ही लाख है तो कोई बात नहीं. मिस्टर ए इज अ पेपर मर्चेंट. अच्छा, इनके पास 5000 स्क्वायर फीट की दुकान है चेन्नई में. मिस्टर ए ऑफर्ड एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल इन देयर शॉप टू सप्लायर टू पुट अप देयर एडवर्टाइजमेंट. चक्कर हो गया ना. अच्छा खासा पेपर मर्चेंट है, गुड्स बेचता है, 1.5 करोड़ की लिमिट है. अब इसने क्या करा, कुछ जगह ना किराए पे दे दी, तो किराए से आने वाला टर्नओवर भी तो सर्विस है भाई. वो देख लेना, 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर से ज्यादा सर्विस नहीं होनी चाहिए, साथ में चिपकी हुई सर्विस. पिछले साल गुड्स का टर्नओवर है 20 लाख और सर्विस का है 2 लाख, 22 लाख हो गया. तो 22 लाख का 10%, 2.2 लाख से ज्यादा सर्विस नहीं है होनी चाहिए. 2.2 लाख तक का रेंट आ जाएगा तो कोई बात नहीं, तो 2 ही लाख है, कोई बात नहीं. होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट चलाते हैं ये लोग. दे ऑल्सो सर्व बियर, हो गई गड़बड़, बियर विस्की सो ऑन. टर्नओवर पिछले साल 67 लाख से. होटल किंग लिमिटेड इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, नो. अगर आप शराब बेचते हैं, अगर आप नॉन टैक्सेबल आइटम बेचते हैं, जीएसटी तो है नहीं शराब पर, तो फिर आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी, सॉरी. मिस्टर सी ऑफ चेन्नई एक रिटेलर हैं, सेलफोन बेचते हैं ये. ही सप्लाइज गुड्स टू द पर्सन लोकेटेड इन चेन्नई एंड पौंडुचेरी. ये तो गड़बड़ हो गई भाई, चेन्नई में बेचो ना, पौंडुचेरी दूसरा राज्य हो गया, दूसरे राज्य में बेचोगे तो कलेश होगा. अग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल 45 लाख है. मिस्टर सी चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम, नहीं मिलेगी भाई साहब, बिल्कुल नहीं मिलने वाली इस आदमी को स्कीम. पीटर इंग्लैंड एक ट्रेडर है. अच्छा, वो रेडीमेड कपड़े बेचता है ऑनलाइन ऑन अमेजॉन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. इसको 12 लाख का ऑर्डर मिला पिछले साल. पीटर इंग्लैंड ऑल्सो सप्लाई गुड्स फ्रॉम देयर आउटलेट्स. अग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल 21 लाख का था. पीटर इंग्लैंड इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, नो नो नो. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना सामान या सेवाएं बेचता है उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी. हॉट ब्रेड प्राइवेट लिमिटेड इज द सप्लायर ऑफ बेकरी प्रोडक्ट. ठीक है, बेकरी के सामान बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं. फिर क्या हुआ, करंट फाइनेंशियल ईयर 1 अक्टूबर 17 से इनका कारोबार शुरू हुआ. टोटल सप्लाई 88 लाख की थी. ठीक है, फिर कंपनी इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. हाँ, 1.5 करोड़ से कम ही है, इसमें क्या प्रॉब्लम. इफ सो कंपनी वांट टू पे टैक्स एट 1% बीइंग अ ट्रेडर. हाँ ठीक है, 1% दे दो. ट्रेडर क्या मैन्युफैक्चरर में भी होता तो 1 ही होता. द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स ने बोला कैसे ऐसी 5%, क्यों 5% क्यों देगा. फूड एंड रेस्टोरेंट, अरे तो रेस्टोरेंट थोड़ी भाई, बेकरी है, वो बेकरी का सामान बेच रहे हैं हम रेस्टोरेंट कैसे हो गए, 1% लगेगा. बिल्कुल ठीक, ये कमिश्नर साहब गलत कह रहे हैं. होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है. ये सवाल देखना थोड़ा, ये मजेदार सवाल है. ये वो क्वेश्चन है जिसमें रेगुलर और कंपोजिशन का कंपैरिजन होगा. और मैंने तुम्हें एक नोट्स समझाते वक्त भी बताया था कि इसमें ऐसा होगा कि कंपोजिशन स्कीम फेल हो जाएगी, रेगुलर वाली सक्सेसफुल होगी, उसमें ज्यादा मुनाफा होगा अपने को. होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है.
पिछले साल का टर्नओवर 100 लाख है, जीएसटी 18% लगती है, इनपुट 7,80,000 है, प्रॉफिट मार्जिन 40% है कॉस्ट पर। फाइंड द इनवॉइस प्राइस एंड एडवाइज द बेस्ट ऑप्शन टू पे टैक्स इफ एनी, देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस फॉर द टैक्स पीरियड। तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूं। पहले हम नॉर्मल रेगुलर स्कीम का कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम नॉर्मल स्कीम में कैलकुलेशन करते हैं। पहले प्रॉफिट देख लेते हैं और कॉस्ट देख लेते हैं। सेल वैल्यू जो है वो कितने रुपए की है? 100 lakhs की ना, नहीं कॉस्ट के हिसाब से चलते हैं, वो तो 100 लाख तो पिछले साल का टर्नओवर है। परचेज जो है वो कितने की है? 7,80,000 रुपए की परचेज है। परचेज कॉस्ट 7,80,000, ठीक है। 7,80,000 ही कॉस्ट है बस, और तो कोई खर्चा है नहीं। 40% प्रॉफिट मार्जिन है, तो 7,80,000 का 40% 3,02,12,000। प्रॉफिट तो 7,80,000 में ये जोड़ दिया तो 10,92,000 सेल प्राइस हो गया। 10,92,000 की जीएसटी लायबिलिटी कितनी बैठी? जीएसटी 18%, तो 10,92,000 सेल प्राइस है, उसका 18% जीएसटी हमें कितना देना पड़ेगा? 196,560। इसमें से लेस आईटीसी भी तो होगा। आईटीसी कितना है? 7,80,000 का जीएसटी निकालो, 1,40,400, तो कितना अमाउंट आया? 1,96,560। 56,160 56,160 रुपए हमें सरकार को देना पड़ा जीएसटी अपनी जेब से, नेट टैक्स लायबिलिटी। तो 56,160 आ रहा है इसमें। तो हाँ वो 28,080 28,080 वो एक ही बात है, सी और एस। 56,160 ठीक है ना। ये तो इतना जीएसटी हमें पे करना। अब अगर हम कंपोजिशन में आते तो कंपोजिशन में पहले परचेज कॉस्ट बताओ कितनी है? 7,80,000 परचेज कॉस्ट नहीं आएगी इसमें। 7,80,000 में 18% 1,40,400 जोड़ा जाएगा। नौ 920,400 ये आएगी परचेज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में आईटीसी मिलता नहीं, तो जब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता नहीं तो जो हमने परचेज पे जीएसटी पे करा वो हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट जो है वो जोड़ करके सेल कर लेना है, तो सेल वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें 40% ऐड कर लो प्लस 40%, 12,88,560। अच्छा ये कौन है? इस पे रेस्टोरेंट वाला लगेगा 5%। हाँ ठीक है भाई, ये होटल रेस्टोरेंट है तो 5% कंपोजिशन स्कीम वाला रेट लगेगा इस पर। इसका 12 का 6,4428 6,4428 ये आई हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी। देखो इसमें आ रही है 64,000, इसमें आ रही है 56,000, तो 56,000 वाला लेंगे ना, 6,4428 और वहां पर 56,160। तो इसमें नॉर्मल वाली स्कीम ज्यादा फायदेमंद रही, हम नहीं लेंगे कंपोजिशन। कोई जरूरत थोड़ी हमेशा कंपोजिशन ही बढ़िया निकले। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। एबीसी एंड कंपनी ने फॉलोइंग सप्लाई दी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर: रेस्टोरेंट, मोबाइल डीलरशिप और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अच्छा आपको बताना है कंपोजिशन अलाउड होगा या नहीं। यस, इसमें क्या प्रॉब्लम है? भाई रेस्टोरेंट, मोबाइल डीलर और टेक्सटाइल सब मिला के 1.5 करोड़ पार नहीं होना चाहिए। रीवर्क इन द फॉलोइंग रेस्टोरेंट, सप्लाई ऑफ मोबाइल थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। नहीं, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मोबाइल बेचते हैं तो फिर आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। इफ अ पर्सन इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड ऑन 1 अक्टूबर, ये मैं क्वेश्चन करा देता हूं, लेकिन आपको लगेगा कि कंपोजिशन स्कीम में तो हमने रजिस्ट्रेशन की बातें नहीं सीखी।
रजिस्ट्रेशन का जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, आपने पढ़ लिया होगा, तब आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। मैं समझा देता हूं कि है क्या इसमें। एक पर्सन लायबल टू रजिस्टर हुआ 1 अक्टूबर में। जिस दिन आपके ऊपर दोस्तों रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाती है, उसके 30 दिन में आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आप 30 दिन में अप्लाई कर देते हो तो जिस दिन आपके ऊपर लायबिलिटी आई उसी दिन से आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाता है। आपके ऊपर 1 अक्टूबर को लायबिलिटी आ गई और आपने 17 अक्टूबर को अप्लाई कर दिया, इसका मतलब आपने 30 दिनों के अंदर अप्लाई कर दिया। अब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो वैलिड रहेगा वो फ्रॉम 1 अक्टूबर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या होगा कि 30 दिन में हम अप्लाई नहीं करेंगे। 1 अक्टूबर को हमारा लायबिलिटी आया रजिस्ट्रेशन का, लेकिन हमने 17 नवंबर में करा। तो अगर 30 दिन बाद अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जिस दिन लायबिलिटी आई थी उस दिन से सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता, जिस दिन सर्टिफिकेट आएगा उस दिन से वैलिड होता है। ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर का मसला है। 20 नवंबर इज द डेट ऑफ वैलिडिटी। इफ अ पर्सन इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड ऑन 11 अक्टूबर और उसने 17 अक्टूबर को अप्लाई कर लिया, तो टाइम पर अप्लाई कर दिया, 11 अक्टूबर से ही वैलिड माना जाएगा। 1 अक्टूबर को लायबिलिटी आई और 17 नवंबर को हमने अप्लाई करा और 20 नवंबर को सर्टिफिकेट आया, लेट हो गया, 30 दिन में अप्लाई नहीं करा, तो जिस दिन सर्टिफिकेट आएगा उस दिन से वैलिडिटी माना जाएगा। एक्स लिमिटेड सप्लायर है सर्विसेज के, रेस्टोरेंट से इन्होंने 90 लाख कमाए और लोन के ब्याज से 20 लाख कमाए। क्या इनको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी? देखो भाई, ब्याज वाला तो लेते नहीं, 90 लाख 1.5 करोड़ से कम है। वो सॉरी, हाँ, रेस्टोरेंट सर्विस है, मुझे लगा अदर सर्विस है। रेस्टोरेंट सर्विस में 1.5 करोड़ की लिमिट है, उससे कम है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। 16वां प्रश्न, मिस्टर सी ऑफ चेन्नई इज रनिंग अ किराना बिजनेस, ही फर्निश्ड द फॉलोइंग। सप्लाई क्या क्या करा उसके कॉलम है, पिछले साल का टर्नओवर है, करंट ईयर का टर्नओवर है, ठीक है। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग। मिस्टर सी ऑफ चेन्नई इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। अब देखो ऐसा है कि वो एलिजिबल है कि नहीं, पहले पिछले साल का टर्नओवर चेक करो। 80 और 8 88, 98 और 2, टोटल तो 100 लाख है। लेकिन ये चावल गेहूं प्रोडक्ट के साथ सर्विस भी बेच रहे हैं और सर्विस की वैल्यू 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 लाख और 10%, विच एवर इज हायर। यहां पर टोटल टर्नओवर है 100, तो इसका 10% आएगा 10 लाख। इससे ज्यादा की सर्विस नहीं होनी चाहिए, जबकि इससे ज्यादा की सर्विस है, तो फिर इन्हें नहीं मिलेगा। नो कंपोजिशन। फाइंड द जीएसटी अंडर कंपोजिशन लेवी। अरे जीएसटी निकलेगा ही नहीं, कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी इनको। एक्स एंड कंपनी एक सप्लायर है टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सर्विसेज के अंडर जीएसटी लॉ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, इंट्रा 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 स्टेट टैक्सेबल सर्विसेज 22 लाख, इंट्रा स्टेट एग्जेम्प्ट सप्लाई 28 लाख, इंटरेस्ट एंड ऑन डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट तो मतलब ही नहीं ना। फिर टर्नओवर ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट ईयर। अब करंट ईयर देख लेंगे, एक मिनट पहले पिछले साल से चेक तो कर लेंगे मिलेगा कि नहीं। एक्स एंड कंपनी इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन। 28 और 22 कितना हुआ? 50 लाख क्रॉस नहीं हो रहा, तो यस मिल जाएगी इनको रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन वाली। फाइंड द जीएसटी लायबिलिटी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट ईयर। हाँ, ये कौन है? सर्विस प्रोवाइडर है, तो 8 और 2 10 लाख हो गया। ये तो ब्याज नहीं, इसका 6%, 3%, 10 लाख का 3% आएगा आंसर। हाँ देखो, 0.3। मिस्टर राम इज रनिंग अ कंसल्टिंग फर्म, अच्छा, सर्विस, एंड ऑल्सो अ रेडीमेड गारमेंट शोरूम रजिस्टर्ड इन सेम पैन। टर्नओवर ऑफ शोरूम 60 लाख है, कंसल्टेंसी 12 लाख है। क्या मिस्टर राम इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम? देखो भाई, सर्विस और गुड्स दोनों है, जो एक्स्ट्रा सर्विस साथ में जा रही है उसका टोटल टर्नओवर के 10% से क्रॉस नहीं करना चाहिए, 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर। 60 और 12 72 हुए, 72 का 10% हुआ 7.2, वो तो 12 लाख है सर्विस का, नहीं मिल सकता, नो, ठीक है, नॉट एलिजिबल। वेदर इट इज पॉसिबल फॉर राम टू आउट फॉर कंपोजिशन ओनली फॉर शोरूम, ऐसे नहीं होता, या तो पूरा कंपोजिशन मिलेगा, या तो पूरा कंपोजिशन या फिर पूरा रेगुलर।
रीवर्क दोबारा करिए, अगर राम रेस्टोरेंट और रेडीमेड गारमेंट दोनों चलाता, वेदर इज एलिजिबल, यस। रेस्टोरेंट में तो 1.5 करोड़ है ना, अलाउड हो जाता। अगर टर्नओवर रेडीमेड गारमेंट का 75 लाख होता और कंसल्टिंग फर्म होती ना, हाँ तो मिल जाता, फिर मिल जाता कंपोजिशन स्कीम। रहीम एक डीलर है जो टैक्सेबल गुड्स बेचता है, एग्जेम्प्ट गुड्स बेचता है और नॉन टैक्सेबल गुड्स भी बेचता है, दैट इज लिकर। पढ़ लेते हैं, वैसे मिलेगा नहीं इसको कंपोजिशन। टर्नओवर 35, 10 और 15 लाख है। वेदर मिस्टर रहीम इज एलिजिबल, नो 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 नो, लिकर क्यों बेचा? मिस्टर एच रजिस्टर्ड इन हैदराबाद, ये तेलंगाना से तमिलनाडु सामान बेचते हैं, इनका टर्नओवर 73 लाख है, क्या इन्हें मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपका जवाब अलग होता, अगर तमिलनाडु से खरीद के तेलंगाना में बेचते हैं तो मिल जाता, दूसरे राज्य से खरीदने में प्रॉब्लम नहीं है, बेचने में प्रॉब्लम है। 21 टर्नओवर ऑफ एक्स पिछले साल 49 लाख से इन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली। 18 फरवरी 2020 को क्या हुआ? एक्स का टर्नओवर 1.5 करोड़ हो गया। अच्छा, व्हाट कंप्लायंसेस आर रिक्वायर्ड? अरे भाई वही करना है, 4-7 दिन के अंदर अप्लाई कर देना रिशिफ्टिंग के लिए। एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर हैविंग 2 यूनिट्स, एक यूनिट आंध्र प्रदेश में है और एक तमिलनाडु में है। दोनों का टर्नओवर पिछले साल 95 लाख था, हाँ तो कम है, कोई बात नहीं। टोटल टर्नओवर ऑफ 2 यूनिट इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख, ठीक है। नेट लायबिलिटी ऑफ एक्स बतानी है, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें यार? इस साल 15 लाख रुपए, 15 लाख का 1% आएगा, 0.5, 5 लाख का 1% और 10 लाख का 1%, सिंपल। बंसल एंड चांदियोक एक पार्टनरशिप फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जयपुर में। फर्म स्पेशलाइज करती है बैंक ऑडिट में, बैंकों को सर्विस देते हैं। इनका टर्नओवर 110 लाख था पिछले साल, ठीक है, पिछले साल 110 लाख था। प्रॉब्लम यह है कि सर्विस के केस में 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, इनका तो 110 लाख है। द टर्नओवर ऑफ विद रेफरेंस टू द प्रोविजन एग्जामिन वेदर द फर्म कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, नो। अगर इनका टर्नओवर 90 लाख होता तो भी नो। बंसल एंड चांदियोक पार्टनरशिप फर्म ना होती और ये सपोर्ट सर्विस टू रेस्टोरेंट देती, अरे सपोर्ट सर्विस में भी रेस्टोरेंट थोड़ी हो, या तो रेस्टोरेंट खोल लो 1.5 करोड़ की लिमिट मिल जाएगी, नहीं तो सपोर्ट सर्विस टू रेस्टोरेंट का क्या मतलब है? नहीं मिलेगा भाई, इनको नहीं मिलेगी कंपोजिशन। 24वां प्रश्न, मिस्टर रीजू हिमाचल प्रदेश में है, कपड़े बेचते हैं इंटर स्टेट, अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर 70 लाख है, ही ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम। कैसे कंपोजिशन मिल गई? ये तो गलत हो रहा है ना, दूसरे राज्य में माल बेचा भाई इसने। पेड टैक्स भी पे कर दिया जून 18 का। प्रॉपर ऑफिसर हैज लेविड पेन, और क्या लगेगी? यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एक्शन टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर, बिल्कुल वैलिड है भाई। सीएमए राम एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, इनका बिजनेस प्रोफेशन 1 अप्रैल को शुरू हुआ और इनका टर्नओवर 70 लाख है। फाइंड द टैक्स लायबिलिटी, इसमें थोड़ा ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, इजी सा क्वेश्चन है लेकिन हल्की सी ट्रिक क्या है। देखो भाई का टर्नओवर 1 अप्रैल से आना शुरू हुआ, टर्नओवर 70 लाख है ना। मैं बताता हूं 70 लाख के टुकड़े कैसे करने हैं। पहले 0 से 20 लाख तक तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, तो इसमें तो 0 लायबिलिटी आएगी। फिर 20 से लेकर 50 लाख तक कंपोजिशन स्कीम अलाउ रही होगी, तो 6% जीएसटी लगेगा। लेकिन इसका टर्नओवर तो 70 लाख है, तो जो अगला 20 लाख है उस पर 18% जीएसटी लगेगा। भाई कंपोजिशन स्कीम बंदे को 50 लाख तक ही तो मिलेगी, 50 से ऊपर चले गए इसका मतलब आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया, तो इस पर 18% जीएसटी लगेगा। ये देख लो, 30 लाख पे 30 लाख पे 6% मतलब 3%, और 50 से 70 मतलब इस पर 20 लाख पे 9%, ठीक है ना, सही है।
30 थोड़ी होगा तो 20 होगा ये। चलो अगला क्वेश्चन। सी लिमिटेड चेन्नई के हैं, ट्रेडर हैं, ट्रेडर। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 20, सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स 30 लाख, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस 5 लाख, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन विच रिसीवर इज लायबल टू पे जीएसटी 4 लाख, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 35 लाख, इनवर्ट सप्लाई 200, इनवर्ट तो लेंगे नहीं, एक्सपोर्ट जोड़ लेंगे, जीएसटी नहीं लेंगे। क्या कंपोजिशन मिलेगी, टोटल कर लेते हैं, ठीक है ना। इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई परचेज तो लेनी नहीं, जीएसटी 94 है तो मिल जाएगा। हाँ ठीक है, खत्म। ऑल राइट, फाइन फ्रेंड्स, कंपोजिशन स्कीम यहां पूरी होती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।